हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। संविधान का जो फीचर है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको पहले बताते हैं ताकि आपको ये टॉपिक है बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आप मोबाइल खरीदने कभी गए हो? मोबाइल खरीदने कभी गए हो दुकान पर? अरे बताओ भाई, शर्मा क्यों रहे हो? तो आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो दुकान पर तो उसको क्या बोलते हो दुकानदारों को कि भाई इस मोबाइल का कुछ फीचर बताओ, क्या क्या फीचर है इसमें, पूछते हो ना। तो उसी तरह से जो भारतीय संविधान है किसी बंदे को दिया जाता है तो बोलता है कि भाई इसका फीचर बताओ, क्या इसका विशेषता है इस संविधान का। समझ में आया? तो वही जो फीचर है हम लोग आज बताने वाले हैं आपको। जैसे मोबाइल का फीचर पूछते हो खरीदने से पहले कि भाई इस मोबाइल का क्या क्या फीचर है, फीचर कुछ बताओ इसके बारे में। तो वही आज हम लोग आपको आज संविधान का फीचर बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो फीचर है, सबसे जो प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान का, वह क्या है कि भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे दुनिया में जितना भी संविधान बना हुआ है उसमें सबसे जो बड़ा संविधान है वह भारत का है। और ये जो संविधान है वो लिखित संविधान है। ठीक है, पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर से इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे। पहला जो विशेषता है वह क्या है कि सबसे बड़ा और लिखित संविधान। ठीक है भाई, भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, यह सबसे बड़ा है और लिखित संविधान है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस पूरे दुनिया में जितना भी संविधान बना हुआ उसमें सबसे जो बड़ा संविधान है वो भारत का संविधान है। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ है लिखित संविधान। लिखित संविधान, देखिए संविधान जो है पूरी दुनिया में दो तरह का संविधान है, एक लिखित संविधान है और एक अलिखित संविधान है। लिखित संविधान कहने का क्या मतलब हुआ कि जो भी प्रोविजन डाला गया हुआ, जो भी प्रोविजन है संविधान का, वो किसी एक पर्टिकुलर बुक में लिख दिया गया हुआ है। ठीक है, कोई किताब टाइप का बना दिया, उसमें संविधान का जितना भी प्रावधान है उसको एक किताब में समाहित कर दिया गया हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिखित संविधान। ठीक है, और अलिखित संविधान क्या होता है, आपको क्या लग रहा है अलिखित संविधान, इसका क्या मतलब हुआ कि उसका संविधान लिखा हुआ नहीं है क्या? नहीं भाई, उसका भी संविधान लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो संविधान लिखा हुआ है वो किसी एक बुक में डाला नहीं गया हुआ है। ठीक, एक पन्ने की तरह है, जैसे आप पेज प्रिंट करवाते हो ना और स्टेपल मारते हो, तो वैसे ही है कि प्रिंट करके लिख करके सीधा इसको डाला गया हुआ है। और इसमें जो लिखित संविधान में क्या होता है कि एक बुक की तरह है, उसमें सारा प्रावधान उसमें लिख दिया गया हुआ है। तो भारत का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, दूसरा इसका जो विशेषता है वो क्या है कि भारत का जो संविधान है ना वह नम्यता और अनम्यताओं का मिश्रण है। आप सोच रहे होइएगा कि ये नम्यता और अनम्यता क्या होता है भाई, तो सरल भाषा में इसको समझिए कि भारत का जो संविधान है ना वह लचीला और कठोर का मिश्रण है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या सर आप बता रहे हैं कि नम्यता और अनम्यता क्या है, उसको फिर से आप दूसरा भाषा में बताए हैं कि लचीला और कठोर, यह भी हमको नहीं समझ में आया। इसको अच्छे से समझाइए। तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो दूसरा जो विशेषता है भारतीय संविधान का वो क्या है कि यह जो है भारत का संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। ठीक है भाई, कहने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब नम्यता का मतलब होता है सरल, लचीला,
और अनम्यता का मतलब होता है कठोर। ठीक, तो भारत देखिए क्या होता है कि दुनिया में जितना भी संविधान बना हुआ है ना, उसको दो कैटेगरी में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं सरल लचीला संविधान, दूसरा को बोलते हैं हम लोग कठोर संविधान। सरल संविधान लचीला संविधान कहने का क्या मतलब हुआ कि संविधान के प्रावधानों को हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं। वैसा संविधान जिसके प्रावधानों को हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं, आसानी से बदल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लचीला संविधान। उस देश के संविधान को हम लोग बोलते हैं लचीला संविधान। ठीक, जैसे कि श्रीलंका का संविधान लिखित तो है, लेकिन उसका संविधान जो है श्रीलंका का वो लचीला संविधान, यानी कि उसके संविधान में आसानी से बदलाव किया जा सकता है। ठीक, दूसरा होता है कठोर संविधान, यानी कि अनम्यता वाला। ठीक, तो जो कठोर संविधान है वो ऐसे संविधान को कहा जाता है जिस संविधान का जो प्रावधान है उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है। कठोर संविधान किसको बोलते हैं हम लोग, या फिर जटिल संविधान। संविधान जो है ना उसके प्रावधानों को हम लोग आसानी से बदल नहीं सकते हैं, जैसे कि अमेरिका का संविधान है। ठीक है, अमेरिका के संविधान में बहुत ही आप आसानी से उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके प्रावधानों को बदल नहीं सकते हैं। और भारत में क्या है, तो नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण है। यानी कि भारतीय संविधान में क्या किया गया है कि भारतीय संविधान का कुछ ऐसा प्रावधान है जिसको हम लोग आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान का कुछ ऐसा प्रावधान भी है जिसको कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया से बदला जाता है। ठीक है, जैसे कि भारतीय संविधान में अगर आपको किसी स्टेट का नेम, एरिया एंड बाउंड्री अगर बदलना हो, किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या फिर उसका सीमा बदलना हो, तो उसको हम लोग साधारण बहुमत से उसको बदल सकते हैं, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। ठीक है, या फिर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना आर्टिकल 169 के तहत, या फिर किसी राज्य में विधान परिषद का विघटन करना, हटाना हो, मतलब कि हटा ही देना हो उसको, तो अभी क्या है, सरल प्रक्रिया है। उसको साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से उसको पारित करके संविधान में बदला जा सकता है उसको। ठीक, लेकिन भारतीय संविधान का कुछ ऐसा ही भाग है जिसको बहुत ही आसानी से नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, उसको बदलने के लिए जो है बहुत ही टीडियस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो फेडरल स्ट्रक्चर में आपको अगर चेंज करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है कि 2/3 बहुमत से जो है ना पहले संसद उसको पास करेगी। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि राज्य को भेजा जाता है, राज्य के विधानमंडल को, और राज्य के विधानमंडल उस विधेयक को जो है आधे से अधिक राज्य के द्वारा साधारण बहुमत से उसको पारित करके भेजा जाता है, तब जाकर के उस संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि भारतीय संविधान का कुछ ऐसा भाग है, कुछ ऐसा प्रावधान है जिसको बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है, और भारतीय संविधान का कुछ ऐसा भी भाग है, कुछ ऐसा ही प्रावधान है जिसको कि बदलने के लिए बहुत ही जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि भारत का जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता दोनों का मिश्रण है। ठीक भाई, अगला हम लोग देखते हैं भारत में जो है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली है। लिख लेते हैं पहले। ठीक है भाई, भारतीय संविधान के बारे में क्या विशेषता है कि भारत का जो शासन प्रणाली है वो कैसा है, तो संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दुनिया में जो है ना दो तरह का शासन प्रणाली है, एक है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एक संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि वी फर्स्ट इलेक्ट आवर लेजिस्लेचर। ठीक है, क्या होता है कि पहले हम अपनी विधायिका को चुनते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि हम सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर में हम क्या करते हैं, एक होता है राज्यसभा, ठीक, एक होता है लोकसभा, होता है ना। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, इसको हम पहले चुनते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है,
और इस विधायिका में से कुछ लोगों को क्या किया जाता है कि मंत्री का पोस्ट दिया जाता है। आउट ऑफ दिस लेजिस्लेटर सम वर गिवन द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस मिनिस्टर इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें से क्या होगा कि कुछ लोगों को, यानी कि ये समझिए कि विधायिका है, केंद्र की विधायिका यानी संसद है, ठीक, और इसमें से कुछ लोगों को जो चुनकर गया हुआ है उसमें से कुछ लोगों को हम मंत्री का पद दे देते हैं, ठीक। मान लीजिए इसको मंत्री का पद दे दिए, इसको मंत्री का पद दे दिए, और इसको जब कंबाइन करेंगे, इसको सभी मंत्री को मिलाएंगे तो इससे बन जाएगा क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद बन जाएगा, ठीक है। और यह जो मंत्री परिषद है इसी को हम लोग बोलते हैं सरकार, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और कार्यपालिका जो है हमेशा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि जो कार्यपालिका है यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, वह जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यानी कि जो लोकसभा है वो इस मंत्री परिषद को बहुत तरह से उसको घेर सकता है, अविश्वास प्रस्ताव के तहत बहुत तरह से उसको घेर सकता है और सरकार को गिरा सकता है, ठीक। और दूसरा होता है क्या कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है ना, वहाँ की कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग बॉडी होती है। यानी कि भारत में क्या है कि अगर आप मंत्री हैं, मंत्री आप कैसे बनेंगे, मंत्री बनने के लिए आपको जो है किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर क्या है कि आप अगर कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का पार्ट है तो आप लेजिस्लेटर का पार्ट नहीं रहेंगे, ठीक है। यानी कि इस जो विधायिका है उसमें से कार्यपालिका नहीं आता है अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पर जो है ना, प्रेसिडेंट जो है अपने मन से जिसको मन चाहे उसको अपना मंत्री बना सकता है। लेकिन भारत में क्या है कि इसी में से आपको मंत्री बनाना है किसी को, और सब मंत्री को मिला करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, मंत्री परिषद बनेगा, वही जो है सरकार को चलाएगा, ठीक। और यहाँ पर अमेरिका में क्या होता है, यानी अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटर का पार्ट नहीं होता है, वो दोनों अलग अलग वाटर टाइप कंपार्टमेंट में रहता है, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं भारत में जो है संघात्मक शासन प्रणाली है। चौथी जो विशेषता है भारतीय संविधान का, वो क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली करने का क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट एट टू लेवल। क्या समझ रहे हो आप, संघात्मक शासन प्रणाली करने का क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट एट टू लेवल। सरकार जो है दो स्तर पर होगी, एक केंद्र की सरकार होगी और एक राज्य की सरकार होगी, ठीक है। जैसे कि अमेरिका में वहाँ पर भी एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है। कहने का क्या मतलब हुआ कि सरकार का दो तरह का व्यवस्था होता है कहीं पर, एक संघात्मक शासन प्रणाली होती है और एक एकात्मक शासन प्रणाली होती है, ठीक है। जैसे कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें क्या किया गया है कि एकात्मक शासन प्रणाली का वर्णन किया गया हुआ है। यानी कि वहाँ पर जो स्टेट होगा, लेकिन पावरफुल कौन होगा, तो सेंटर। यानी सेंटर के द्वारा बनाया गया जो कानून है उसको स्टेट सिर्फ लागू करेगा, स्टेट जो है कानून बनाएगा नहीं। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि गवर्नमेंट एट टू लेवल, यानी कि एक केंद्र स्तर पर सरकार होगी, एक राज्य स्तर पर सरकार होगी, और दोनों को जो है ना, केंद्र को भी और राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार दिया जाएगा और उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेंटर के द्वारा कानून बनाया जाएगा, उसको राज्य सिर्फ अप्लाई करेगा, ठीक है। यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि सरकार दो स्तर पर होती है और दोनों का जो शक्ति है वो बांट दिया जाता है। सेंटर अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र के जो विषय है उस पर कानून बनाएगा, उस पर शासन प्रशासन चलाएगा। राज्य जो है अपने क्षेत्र
के अंतर्गत यानी राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय आता है उस पर कानून बनाएगा और उसको चलाएगा। ठीक है। अगला है आपका भारतीय संविधान का अगला विशेषता क्या है कि एकल नागरिकता का प्रावधान यहाँ किया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का कहने का क्या मतलब हुआ कि आप जो है ना सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ठीक है, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, बिहार के आप निवासी हैं। अमेरिका में अगर आप देखिएगा तो वहाँ क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया हुआ है, यानी कि आप देश के भी नागरिक हैं और राज्य के भी नागरिक हैं। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है उन्होंने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है, जिसमें कि आप जो है सिर्फ देश के नागरिक हैं। ठीक, बिहार के आप निवासी हैं। अगला जो विशेषता है वो क्या है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अगला जो ऐसा कुछ विशेषता है जो कि आपको हर एक देश के संविधान में नहीं मिलेगा। कुछ ही ऐसे, दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ के संविधान में यह विशेषता आपको मिलेगा, जैसे कि क्या, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है भाई, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है ना दुनिया के हर एक संविधान में आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ ही देशों के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया हुआ है, जिसमें से एक भारत भी है। और ये जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से। ठीक, और भारतीय संविधान में इसका जो चर्चा किया गया हुआ है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में चर्चा इसका किया गया हुआ है। और इसको जो है हम लोग एक अलग वीडियो बना करके मौलिक अधिकार के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मौलिक अधिकार का जो चैप्टर है वो कम से कम 3-4 घंटा चलेगा। ठीक है, अगली जो विशेषता है भारतीय संविधान की वह क्या है, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व को डाला गया हुआ है। बहुत ही ऐसे कम देश है जहाँ के संविधान में यह जो विशेषता है वो डाला गया हुआ है, उसमें से भारत भी एक देश है। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, इसको बोलते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक, इसका जो चर्चा है भारतीय संविधान में भाग 4 में किया गया हुआ है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। ठीक है, और जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है उसको हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक, इसका भी एक अलग सा वीडियो आएगा, पूरा राज्य का नीति निर्देशक तत्व आपको समझा दिया जाएगा। ठीक, अगला जो विशेषता है भारतीय संविधान का वो क्या है, इसमें मौलिक अधिकारों का चर्चा किया गया हुआ है, मौलिक कर्तव्यों का चर्चा किया गया हुआ है। मौलिक कर्तव्य भी जो है आपको हर एक देश के संविधान में नहीं मिलेगा, ये जो भारत के संविधान में मिलेगा। ठीक, मौलिक कर्तव्य। ठीक है भाई, इसका जो चर्चा है पहले तो ये समझिए कि ये जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, यानी कि हमारा जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था उस समय पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा नहीं किया गया हुआ था। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया हुआ है। इसको जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया हुआ है, किसके अनुशंसा पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। ठीक है, और इसका जो चर्चा किया गया हुआ है वो कहाँ पर किया गया हुआ है, भाग 4 के क में, भारतीय संविधान के भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 का क बोलिए या फिर अनुच्छेद 51 का ए बोलिए, उसमें चर्चा किया गया हुआ है मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, और इसको हमने कहाँ से लिया है, तो रूस के संविधान से लिया है। ठीक, इसका भी एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो आएगा इसमें कि पूरा मौलिक कर्तव्य आपको एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। ठीक,
भारतीय संविधान का जो अगला विशेषता है वो क्या है भाई, बताओ आप। स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश की जो न्यायपालिका होगी वह स्वतंत्र होगी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है भाई, हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो क्या है, वो स्वतंत्र है किसी तरह का भी अपना फैसला लेने के लिए, ठीक है। और न्यायपालिका के बारे में जो है, न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में आप सुनते हुइएगा। तो क्या होता है कि कार्यपालिका द्वारा, देखिए पहले सुनिए, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया कानून या फिर पारित किया गया आदेश वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, इसकी जांच करने का अधिकार किसको है, तो न्यायपालिका को है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यायिक नहीं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है भाई, जुडिशियल रिव्यू, ठीक। और भारतीय संविधान में न्यायपालिका का जो चर्चा किया हुआ है, इसमें क्या कहा गया है कि भारत की जो न्यायपालिका होगी वह एकीकृत न्यायपालिका होगी, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका करने का क्या मतलब हुआ कि टॉप पर एक पिरामिड ऐसे बनाइए, ठीक। इस पिरामिड में टॉप पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा और उसके नीचे ये सब, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, ठीक है भाई। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ हर एक राज्य का एक अपना अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है। एक तो फेडरल सुप्रीम कोर्ट तो है ही, और हर एक राज्य में अपना अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है। और वहाँ का जो सेंटर का यानी फेडरल का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका राज्य के सुप्रीम कोर्ट पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, ठीक। लेकिन भारत में क्या है, एक गहरी न्यायपालिका टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, और ये सुप्रीम हाई कोर्ट सब है, इसको ये सुप्रीम कोर्ट से अलग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला इसको मानना पड़ेगा, और यहाँ पर जो फैसला दिया गया उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है, ठीक। अगला जो भारतीय संविधान का विशेषता है वो क्या है, सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार कहने का क्या मतलब हुआ, इस सभी भारतीयों को मत देने का अधिकार है, ठीक है भाई। अगर आपका उम्र 18 साल पूर्ण गया है तो आपको जो है ना वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा आपका, और आपको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप फलाने कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा, या फिर आप महिला हैं तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा, या फिर आप फलाने कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा, या फिर आप गरीब हैं तो आपको वोट नहीं देने दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, आप अमीर हो गरीब हो, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, कुछ भी हो, आप अगर आपका उम्र 18 साल से ऊपर हो गया है तो आपको जो है आपको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है और आपको वोट देने का अधिकार है, ठीक। आप वोट दे सकते हैं, आपको जो है ये अधिकार दिया गया हुआ है, ठीक। तो सार्वभौमिक मताधिकार इसमें चर्चा किया गया हुआ है, भारतीय संविधान का एक फीचर है, ठीक है। अगला है आपका भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के त्रिस्तरीय शासन प्रणाली के बारे में चर्चा किया गया हुआ है। दुनिया में आप देख रहे होइएगा कि या तो एकात्मक शासन प्रणाली है या फिर संघात्मक शासन प्रणाली है। एकात्मक शासन प्रणाली करने का क्या मतलब है कि एक ही सरकार होगा, उसके द्वारा बनाया गया कानून जो है पूरा देश में इम्प्लीमेंट होगा। संघात्मक जो शासन प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है 2 लेवल पर होती है, एक सेंटर पर एक स्टेट में, और दोनों अपना क्षेत्र में कानून बना सकती है और अपने अपने क्षेत्र में उसको
लागू करवा सकती है। लेकिन भारत में क्या व्यवस्था किया गया हुआ कि 3 स्तर पर मतलब 3 स्तर पर सरकार बनाई गई हुई है। पहले इसको त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। ठीक है भाई, आप देखोगे तो एक होता है आपका केंद्र हुआ ऊपर में, सेंटर में सबसे ऊपर, उसके नीचे होता है राज्य, ठीक, और उसके नीचे हो गया आपका पंचायत, पंचायती शासन, जबकि पंचायत का जो होता है पंचायत। तो एक हो गया आपका 3 स्तर हो गया ना, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, यानी कि भारत में 3 स्तर पर सरकार का चर्चा किया गया हुआ है। एक केंद्र स्तर पर सरकार होगा, ठीक, जो कि मोदी जी वाला सरकार है अभी, और दूसरा जो राज्य स्तर पर सरकार है, तो हर एक राज्य में सरकार है, जैसे कि बिहार में देखोगे तो अभी सम्राट चौधरी वाला सरकार हो गया। और पंचायत वाला त्रिस्तरीय है कि आपको दिख रहा होगा कौन सा, तो गाँव में मुखिया वगैरह दिख रहा होगा, पंचायत समिति हो गया, ब्लॉक स्तर पर जिला पंचायत हो गया, पंचायत जिला परिषद हो गया जिला स्तर पर, और शहरों में भी इसी तरह से म्यूनसिपालिटी के आप देख रहे होइएगा। तो वह जो है आपका क्या है, भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली, यानी कि 3 स्तर पर भारत में सरकारें बनेंगी। ठीक है, एक और है, इसको मिटा देना है। ठीक, भारत में जो है ना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का क्या मतलब हुआ कि भारत में जो है ना सबसे सर्वोपरि कौन है, तो जनता है। ठीक, भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है और लोकतंत्र में सबका मालिक जनता होता है। ठीक, दूसरा और है कौन सा, तो पंथ निरपेक्ष के बारे में चर्चा किया। भारतीय संविधान का एक प्रमुख विशेषता क्या है, तो भारतीय संविधान जो है ना पंथ निरपेक्ष संविधान है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष कहने का क्या मतलब हुआ, या फिर धर्म निरपेक्ष कहने का क्या मतलब हुआ कि लोगों का अपना धर्म होगा लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष करने का मतलब हुआ कि लोगों का अपना धर्म होगा, लोग अपना अपना धर्म मान सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, लेकिन राज्य का जो है अपना कोई धर्म नहीं होता है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है कि भारत कोई ये नहीं कर सकता कि भारत हिंदू राष्ट्र है या फिर भारत मुस्लिम राष्ट्र है, इस तरह का व्यवस्था नहीं है। भारत का जो है ना, भारत जो है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक, यहाँ के लोगों, यहाँ का जो लोग है उसका अपना धर्म है, वो अपना किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन राष्ट्र जो है वो किसी धर्म को नहीं मानता है। ठीक है, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा डाउन हमको लग रहा है, बातें तो सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ, लेकिन वीडियो जो थोड़ा सा है डाउन लग रहा है हमको। ठीक, वैसे बातें आपको सारी सही और अच्छे तरह से बताया गया हुआ है। ठीक, चलिए धन्यवाद।